नमस्कार। आप देख रहे हैं भोपाल दूरदर्शन और इस वक्त हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम नारी शक्ति। जी हाँ दर्शकों, नारी के लिए अगर एक बात कही जाए तो दो पंक्तियों में कहेंगे कि अबला हो यह बात अब नहीं हो सकती, अबला हो यह बात अब नहीं हो सकती, अब ये सारी बातें धुआं हैं। हाँ, अब ये बात सारी धुआं है। बुलंदी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें नारी ने एक आसमान को छुआ नहीं है। जी हाँ, ऐसा कोई क्षेत्र समाज में नहीं रह गया है जहां नारी ने अपनी प्रतिभा को नहीं दिखाया हो। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ऐसी ही नारी से रूबरू करवाते हैं जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं अपने क्षेत्र में। वो कैसा भी क्षेत्र हो, उसमें वो अपनी प्रतिभा से समाज को संदेश देती हैं। जी हाँ, आज हम जिस नारी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं नारी शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, वो ऐसी ही एक प्रतिभा है जो अपने दक्ष हाथों से न केवल नए जीवन को धरती पर लाने का पुण्यकारी काम करती हैं, बल्कि ऐसी बहुत सारी और प्रतिभाएं भी अपने अंदर ली हुई हैं जिसके द्वारा वो समाज को बहुत अच्छा संदेश भी देती हैं। जहां एक तरफ वो संगीत में रुचि रखती हैं और बहुत अच्छी गायिका भी हैं, साथ ही साथ वो समाज के लिए भी कुछ ऐसे काम करती हैं जिसके द्वारा समाज को लाभ हो। जी हाँ, तो ऐसी ही प्रतिभा हमारे साथ हैं आज। आइए आपसे रूबरू करवा देती हूँ उन्हें। उनका नाम है डॉक्टर मनीषा खरे और अगर उनके हम प्रोफेशन की बात करें तो वो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ ही वो एक बहुत अच्छी गायिका भी हैं। जी हाँ, तो आइए, स्वागत है मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में। मनीषा जी, जैसा हमने आपके लिए बताया कि आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्रियों के लिए तो काम करती ही हैं, साथ में आप गायन के क्षेत्र में भी अपनी रुचि रखती हैं और सामाजिक कार्यों में भी अपनी रुचि रखती हैं। तो दर्शकों की जानकारी के लिए सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि बचपन कहाँ से बीता आपका, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? मेरे फादर रेलवे में थे, तो मेरा बचपन भोपाल की ईस्ट रेलवे कॉलोनी में निकला। और मैं ये बात गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सुल्तानिया ज़नाना अस्पताल की पैदाइश हूँ और वहाँ मैंने कई बहुत सारे जटिल जो प्रसव होते हैं वो वहाँ पर कराए। मेरे फादर रेलवे में थे प्रारंभ से ही, उनसे मैंने प्रेरणा ली। वो कंट्रोल ऑफिस में दिन रात ट्रेन्स को कंट्रोल करते थे, दिन रात पूरी रात जागते थे। वहीं से मैंने ये प्रेरणा ली कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना है जो ना दिन देखूंगी ना रात देखूंगी और काम करूंगी। और बाल विकास एक हमारे पड़ोस में लगता था, तो वहाँ से मेरे संगीत के बीज डले, तो संगीत में रुचि वहीं से आई। मतलब अगर देखा जाए तो परिवार ने एक अहम भूमिका निभाई आपको जीवन का ये मूल मंत्र सिखाने में कि किस तरीके से एक जटिल कार्य को भी मन लगाकर पूरा किया जा सकता है। तो आगे हमें यही बताइए कि प्रारंभिक शिक्षा की बात तो आपने बता दी, इसके बाद आगे की शिक्षा कहाँ हुई और बचपन किस तरीके से बीता आपका परिवार के साथ? बचपन प्रारंभिक शिक्षा मेरी कैम्ब्रिज स्कूल जो कि ईदगाह हिल पे सिचुएटेड है वहाँ से हुई थी। फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था बॉम्बे रेलवेज में, तो बॉम्बे जाकर मेरा केंद्रीय विद्यालय कोलाबा में आगे की शिक्षा हुई। वहाँ वो जो ज़िंदगी का मेरा टर्निंग पॉइंट था, वो स्कूल बहुत अच्छा था। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे श्लोक हैं, संगीत है, स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, ये सब मैंने वहीं से सीखा। तो मेरी पढ़ाई और संगीत दोनों को वहाँ से बढ़ावा मिला जी। और बचपन हमारा बहुत मज़े में बीता। हमने खूब खेला, खूब पढ़ा, खूब भजन गाए, खूब श्लोक गाए, सब किया जी। और क्योंकि परिवार की बात चल रही है, तो जैसा आपने बताया कि पढ़ाई आपकी अच्छे स्कूलों से हुई और आगे की शिक्षा भी आपको मिली, तो परिवार, क्योंकि हम पिछले वक्त की बात कर रहे हैं, आज के वक्त की बात नहीं है, तो उस समय परिवार का कैसा सपोर्ट था आप भाई बहनों की पढ़ाई में? हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी, दादी भी थी मेरी साथ में, और भी कई रिश्तेदार हमारे यहाँ के पढ़े और बड़े हुए, लेकिन उन सब से हमको बहुत फ़ायदा हुआ। सारे संयुक्त परिवार में रहने से और इन लोगों के सकारात्मक जो विचारधारा थी उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और उन्होंने कभी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं किया, बेटा बेटी में भेदभाव नहीं किया। तो मेरा भाई इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ और मेरी छोटी बहन बैंक ऑफिसर है। हम तीनों को उतना ही पढ़ाया जितना कि बेटे को पढ़ाया जाता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि बेटी को बचाएं और फिर उसको पढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि एक ऐसा समय जब मेरे ख्याल से बेटियों को इतनी ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था, उस समय पर बेटी को शिक्षित किया और आगे बढ़ाया, और बेटी और बेटे में कहीं अंतर नहीं किया, शिक्षा देने में भी और घर में लालन पालन में भी। लालन पालन के अलावा संगीत में भी, संगीत के लिए भी कभी मना नहीं किया, खेलने के लिए कभी मना नहीं किया। जो करना है करो, लेकिन जो काम करो मन से करो, बड़ों की इज्जत करो और अनुशासन में रहो, ये भी सिखाया। तो ये सारे अपने जो जीवन के मूल मंत्र थे वो अपने परिवार से सीखे। और अब क्योंकि आप एक चिकित्सक हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी दक्षता रखती हैं, तो चिकित्सक होने के नाते कहाँ से इसके बीज डले कि हमें चिकित्सा की पढ़ाई करनी है आगे और इस क्षेत्र में आपको जाना है?
जैसा कि मैंने बताया कि उस समय हमारा फर्स्ट बैच था 10+2 का। जी। तो उस समय सिर्फ एक दो ही बच्चों के करियर रहते थे, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। जी। तो मैंने पीएमटी दिया। हाँ। हाँ, उस समय मेरिट से होता था पीईटी में, तो दोनों में सिलेक्शन हो गया। जी। ये भगवान की कृपा है और बड़ों का आशीर्वाद है कि पीएमटी मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने भोपाल के जीएमसी से ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जी जी जी। तो डॉक्टर तो बनना ही था। बनना ही था। जी जी। और एक सफल डॉक्टर आप यहाँ से बनी। और शादी के बाद, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बचपन तो बहुत अच्छा गुजरता है, प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हें मिलती है, करियर के एक स्टेज पर आकर जहाँ शादी होती है करियर कुछ पीछे रह जाता है, बाल बच्चों गृहस्थी में फंस कर औरतें जो हैं अपने भविष्य को नहीं आगे बढ़ा पाती। तो इस मुकाम पर पहुँचने के बाद किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को संभाला और परिवार की क्या विशेष, ससुराल वाले परिवार की क्या विशेष योगदान रहा? मायके में 5 साल गुजरे, इंटर्नशिप में मेरी शादी हो गई, हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव थे और हस्बैंड के साथ साथ मेरे इन-लॉज भी बनारस से भोपाल शिफ्ट हो गए। इतना सैक्रिफाइस किया उन्होंने कि यूपी छोड़कर एमपी आ गए। हाँ। तो मुझे परिवार में हस्बैंड की सपोर्ट मिली। शादी के बाद मैंने एमडी किया, उसमें हस्बैंड की सपोर्ट रही। फिर जब मेरे बच्चे हुए, 2 बच्चे हैं मेरे भगवान की कृपा से, उन दोनों बच्चों के लालन पालन में मेरे फादर एंड मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद जब मैंने 13 साल नौकरी के बाद जब अस्पताल खोला, तो मेरे बच्चों का भी वहाँ बहुत योगदान है, जो भी बहुत सपोर्टिव है। जी जी जी। नहीं तो इतना बड़ा अस्पताल ऐसे नहीं चला सकते आप। सही बात है। क्योंकि जीवन के ये हर पड़ाव पर आपको किसी अपनों की ज़रूरत तो होती ही है। एक पड़ाव पर माँ बाप ने साथ दिया, फिर पति और ससुराल के लोगों ने साथ दिया, और बड़े होने पर बच्चों ने आपका साथ दिया। और जैसे अगर पूछा जाए कि एक करियर का क्षेत्र आपका चिकित्सा से जुड़ा है, और क्योंकि नारी शक्ति कार्यक्रम के जरिए हम नारी के विभिन्न रूपों के बारे में बात करते हैं, तो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते क्या आपने कठिनाइयाँ झेली जो आप इस समाज में रहते हुए आपने देखी हैं कि नारियों के लिए होती हैं? देखिए, नारी जो है इस देश में सबसे बड़ा जो हमारी प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन। जी। तो अब जितने भी बच्चे होते हैं, ये मैंने प्रण ले लिया था कि प्रसव पूर्व देखभाल करूंगी, प्रसव के दौरान देखभाल करूंगी और प्रसव पश्चात भी उनकी देखभाल करूंगी, जिससे एक स्वस्थ माँ को स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। तो ये मैंने प्रण लिया था। तो इसके लिए मैं ऑब्स्टेटिक गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही। उस समय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के दौरान हम लोगों ने 9 तारीख को फ्री कैंप किए। उसमें हमने जटिल प्रसव को पहचाना और उनको सही जगह पर भेजा डिलीवरी के लिए। और उसके बाद तो ये हो गया हमारा एंटीनेटल केयर। उसके अलावा डिलीवरी के समय तो हम लोग करते ही हैं सारे काम, जितना जी जान लगा देते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, काम करते हैं। और प्रसव पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। हर माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अगर बच्चा स्ट्रांग बनेगा तो ही देश स्ट्रांग बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके अलावा एज गायनेकोलॉजिस्ट हम लोगों ने बहुत सारे कैंप्स किए हैं, जैसे कैंसर प्रिवेंशन कैंप्स किए, लोगों को ये एनीमिया कैंप्स किए। फिर हमने ऐसी जगह जैसे कि बंगरसिया में जो आर्मी स्कूल से, वहाँ जाके हमने बताया, एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर बातें की डीपीएस स्कूल में, और सब जगह जाकर के हम लोग एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर कैंपेन चलाया, जिसमें बच्चों को जाके सिखाते थे क्या खाना है, क्या पीना, और उनकी समस्याओं का समाधान देते थे। जी। और फिर स्पेसिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि 2 बच्चों में कितना गैप होना चाहिए, तो उसके लिए कंट्रासेप्टिव एडवाइस भी देते हैं। बिल्कुल। फिर 2 बच्चों के बाद बच्चे बंद का ऑपरेशन कराएं, उसके लिए एलटीटी कैंप्स भी किए। ये सब स्पेसिंग, एंटीनेटल केयर प्लस कैंसर प्रिवेंशन। और सबसे ज़रूरी चीज़ है बेटी बचाओ। सबसे पहले तो नो टू सेक्स डिटर्मिनेशन, कोई अपनी प्रसव पूर्व सेक्स डिटर्मिनेशन ना कराए, जिससे बेटियां इस धरती पे आएंगी तब तो नारी शक्ति बनेगी। और फिर बेटी जब पैदा हो जाए तो उसको पढ़ाएं, पढ़ने के बाद तो फिर वो बहुत ही अच्छा करती है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और एक बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि नारी इस धरती पर आएगी तभी वो नारी शक्ति का रूप लेगी। तो पहले तो नारी को धरती पर आने दें, उसके बाद उसके लालन पालन और पोषण में सही ध्यान दें। और स्त्री शक्ति की अगर हम बात करें, नारी शक्ति की अगर हम बात करें, तो आज मातृत्व सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा विषय रहता है, क्योंकि आज भी मैम गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी नारी हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है। अगर हम प्रसव और एक इस तरीके के मातृत्व वाले बात करें, उसकी जानकारी भी नहीं है, और ना जो हमारे सामान्य रोग होते हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। तो इस विषय में कैसा समाज को आप योगदान देंगी या क्या कहना चाहेंगी?
सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। जी। डॉक्टर के पास जाओगे तब तो प्रभु वो कहते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो बताएगा आपको डॉक्टर। भाई हम लोगों ने इतना टाइम 10 साल हम लोग को पढ़ने में लगते हैं, तो कुछ तो हमें आपसे ज़्यादा पता होगा। बिल्कुल, कि बिल्कुल। 10 साल में हमको ये पता रहता है कौन सा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल पेशेंट है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अस्पताल जाएं और प्रसव जो है वो अस्पताल में ही कराएं, घर में डिलीवरी ना कराएं। जी। ये पहला संदेश है। दूसरा है अगर आपको खून की कमी है तो उसका इलाज करवाएं, है ना। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ रहता है मैटरनल मोर्टालिटी का, वो खून की कमी है। और खाने को जब है आप सस्ती चीज़ों से भी खून बढ़ा सकते हैं, तो एनीमिया को बचाएं। दूसरी चीज़ है कि आपका ब्लड प्रेशर, उससे भी बहुत डेथ्स होती है, उसको एक्लेम्शिया कहते हैं, प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया। तो अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कराओगे तब तो पता लगेगा जी। कि आपको ब्लड प्रेशर है। वो दिखती नहीं है बीमारी, लेकिन होती है। पैरों में सूजन आना, लोग सोचते हैं कि वजन बढ़ रहा है, लेकिन वो वजन नहीं बढ़ता है, आपको एक बीमारी है। जी। तो ये सब बीमारी डॉक्टर ही बताएगा, आप उसके पास तक पहुँचें, अस्पताल जाएं। इतनी सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उन सब में फ्री कैंप्स होते हैं, उधर जाएं, सब अपना इलाज कराएं, तब आपको बीमारियों का पता लगेगा। जी। दूसरे 2 बच्चों के बीच में गैप करें, फिर 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन नहीं तो कम से कम कॉपर्टी लगवा सकते हैं। ये सब करेंगे तब जो है बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा रहेगा। कुल मिला के जागरूक होना जरूरी है। ज़रूरी अगर है। आप गांव में रह रहे हैं तो भी, शहर में रह रहे हैं तो भी, अपने स्वास्थ्य के लिए महिला जितनी जागरूक रहेगी, निश्चित तौर पर एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। और अगर हम शिक्षा की बात करें, कई ऐसी बच्चियां हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो उनको किस तरीके से हम दिशा दे सकते हैं? देखिए ऐसा है कि कोई भी काम करो आप उसको सिंसियरली करें। बिल्कुल। सबसे ज़रूरी है, मैं अपने स्टाफ को कहती हूँ कि तुम झाड़ू अच्छे से लगाओगे, टॉयलेट साफ़ करो उसको अच्छे से करो, पढ़ाई करो वो अच्छे से करो, डिलीवरी करो तो अच्छे से कराओ। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको जो भी काम आप करते हो पूरी जान लगा देना चाहिए उस काम में। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपको एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये रहती है कि आपको अपनी नींद को भूल जाना चाहिए। जी। डिलीवरी कभी भी होती है, अगर आपको अपनी नींद से इतना प्यार है तो इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन में भी जागना पड़ता है, रात में भी जागना पड़ता है। ये सब सोच करके अगर इस फील्ड में घुसे हैं आप, तब आप जो है सक्सेसफुल रह सकते हैं। दायित्व की बात है, दायित्व क्योंकि की ये बात तो है। जान बचाने वाली बात है। और अधिकतर मैडम ऐसा देखा गया है कि महिलाएं इलाज, जहाँ तक हमारा प्रसव की एक सीमा है वहाँ तक तो इलाज के दायरे में रहती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो लापरवाही कर देती हैं, या ये कहेंगे कि उसके बाद वो डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर के दायरे से बाहर निकल जाती हैं कि बच्चा हो गया है, अब मुझे किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। तो उन महिलाओं के लिए कैसे आप दिशा मैंने देती बोला ना, प्रसव पश्चात केयर, जो पोस्टमार्टम केयर है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। डिलीवरी में कई बार इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि खून की कमी हो जाती है, तो आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स देगा। दूसरी चीज़ है बच्चे का वैक्सीनेशन। तीसरी चीज़ है कि बच्चे को फीडिंग कराएं, 6 महीने तक कम से कम दूध पिलाएं। वर्किंग लेडीज़ भी है, उनको अब सरकार छुट्टी देती है 6 महीने की अबॉर्शन डिलीवरी के बाद, पोस्टनेटल लीव देती है, उसमें बच्चे को दूध पिलाएं, कंट्रासेप्टिव एडवाइस लें और डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि दूसरा बच्चा कम से कम जल्दी ना हो। और अगर ऑपरेशन से हुआ है तो और ज़रूरी है कि आप 2 साल का गैप करें। जी जी जी। और निश्चित तौर पर ये सारी जो जानकारियाँ आपने दी हैं, उससे जो बहनें हमारे ये कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें लाभ तो ज़रूर हुआ होगा। और क्योंकि हम यहाँ नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और आपके बहुत तरीके की प्रतिभाएं आपके अंदर है, तो ये बात तो हमने आपके करली करियर की और आपके प्रोफेशन की और इसके जरिए आप समाज को जो देती हैं, पर उसके अलावा भी आपका दूसरा पहलू भी है, वो है संगीत का। तो सबसे पहले बताइए, संगीत की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से संगीत की तरफ रुचि हुई आपकी? मैंने बताया कि बचपन में हमारे पड़ोस में एक बाल विकास लगता था जी। बाल विकास में मैं जाती थी रेगुलरली। वहाँ हम लोगों को श्लोक सिखाए जाते थे और भजन सिखाए जाते थे। जी। तो भजन कैसे ताल और लय में गाना है वो हमने सीखा, उससे हमें संगीत के बीज मिले। फिर जब मेरा मेडिकल कॉलेज में, मैंने बताया सेंट्रल स्कूल कोलाबा में, वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया, जिससे मेरी पढ़ाई और संगीत दोनों को बढ़ावा मिला। जब मैं मेडिकल कॉलेज में आई तो वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं ईयरली, तो उसमें जब प्राइज़ मिलता है तो वो अपने आप एक बढ़ावा रहता है। तो संगीत दिन पे दिन बढ़ता गया और अब हमारे डॉक्टर्स का एक प्रोग्राम चलता है, उसको हम लोग डॉक्टर्स कोरस, डो कोरस कहते हैं, जिसमें अभी भी हम लोग बैठ करके हर महीने एक थीम बेस्ड गाने गाते हैं। जी जी। तो संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और जहाँ एक चिकित्सक की बात करें तो बहुत बिजी एक दिनचर्या रहती है आपकी, बहुत जिम्मेदारी भरा काम रहता है, तो संगीत कहीं ना कहीं आराम देता होगा, दिमाग को सुकून देता होगा। कुछ जरूर सुनना चाहेंगे, अगर कोई रचना आप हमें या कविता हमें सुनाना चाहें तो? पहले तो मैं, एक मेरी बेटी ने जो
वो दी है, पोएम लिखी है, उसके बारे में आप, ये नारी के ऊपर है जी। इसके बारे में मैं नारी शक्ति के ऊपर बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। इस विश्व को जन्म देने वाली, इस विश्व में जन्म लेने वाली जननी, पुत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सृष्टिकर्ता, सृष्टि विधाता, अलंकार, अग्नि, समृद्धि, सौम्यता, कर्ता भी, कर्म भी, तेजस्वी भी, शीतल भी, माँ की ममता भी, पुत्री की सी मनमौजी भी, तपस्वी का तप भी, अप्सरा का आभूषण भी, आक्रोश भी, शांति भी, सर्वगुणी, सहिष्णु, परमात्मा की परिकाष्ठा है नारी। बिल्कुल, बहुत सुंदर कविता आपकी बेटी ने लिखी है और मेरे ख्याल से जैसी प्रतिभा आपकी है वो आपके बच्चों में भी निश्चित तौर पर आई ही होगी। और क्योंकि बेटी की बात निकली यहाँ पे, तो बच्चों का क्या आपके जीवन में योगदान है, किस तरीके से आप देखती हैं? एक गायनेकोलॉजिस्ट के जो बच्चे हैं, सच मायने में कहा जाए तो काफ़ी नेग्लेक्ट होते हैं, ना तो हम लोग दिन में टाइम दे पाते हैं उनको, जी। ना रात में। तब हमारे जो जॉइंट फैमिली है उसका बहुत सपोर्ट रहता है। मैं और मेरे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं डिलीवरी कराती थी, वो बच्चों को रिवाइव करते थे, जी। दोनों एक साथ बिजी हो जाते थे। तो मेरे फादर इन लॉ ही हैं, थे, अब तो नहीं है वो, उन्होंने ही बच्चों की पूरी देखभाल की, उनको पढ़ाया लिखाया, और वो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत लर्नेड आदमी थे, तो मेरे बच्चों में उनकी भी छाया पड़ी है। जी जी। तो यहाँ जॉइंट फैमिली का वो आता है, अगर आप किसी के लिए कुछ करेंगे इतना, तो वो आपके लिए इतने काम करेगा। तो जॉइंट फैमिली में रहने, अगर लेडी वर्किंग है तो बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और नारी शक्ति हैं आप, और इसी कार्यक्रम के जरिए एक समाज को भी संदेश देते हैं हम। तो क्या ऐसे विशेष संदेश हैं जो आज आप आज की नारी को देना चाहेंगी? आज की नारी से मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न बनने का मतलब ये नहीं है कि आप समय से शादी ना करें। समय से शादी होना चाहिए, वो ऑब्स्टेटिक से बहुत अच्छी रहती है। करियर करें, साथ में समय से शादी हो। आप बेटी हो, बेटी हो तो बेटी को बचाएं पहले तो, फिर उसके बाद बेटी को पढ़ाएं, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, और उसके अलावा बेटी को किसी बात में रोक टोक ना हो, और जो भी वो करना चाहे उसको करने दें, आगे बढ़ने दें। फिर अगर बच्चे होते हैं तो बच्चे जल्दी करें, बच्चे होने के बाद 2 के बीच में गैप करें। कोई बीमारी है उसके लिए आप डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि वो आपको डिजीज़ को डायग्नोज करे जी। और उसका ट्रीटमेंट करे। और मैम, समाज के लिए मतलब आगे के अगर हम प्लान्स की बात करें आपकी, भविष्य में क्या सोचती हैं कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या योजनाएं रखती हैं अपने मन के अंदर? भविष्य तो हमारा आ ही गया है। नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत लंबा सफ़र अभी बाकी है। हाँ, हमारा हॉस्पिटल है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो भी डिलीवरीज हों, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हाथों से जो भी काम हो कुछ गलत ना हो। जी। प्लस मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, तो हम लोग कैंप्स करते हैं, उसके ज़रिए हम और भी लोगों को ये बताते हैं कि आप अस्पताल जाएं, वहाँ डिलीवरी कराएं, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रसव पश्चात माँ को दूध पिलाएं, और सारे कैंप्स हम लोग, कैंसर प्रिवेंशन कैंप्स हैं, एडोलेसेंट हेल्थ है, ये सारी चीज़ें करके यही हमारा एम है कि हम इस संसार में आए हैं तो संसार के लिए कुछ कर पाएँ। जी जी जी। और क्योंकि गीत आप गाती ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप संगीत में भी रुचि रखती हैं, तो कुछ अगर सुनाएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। एक डॉक्टर दुरू शाह के द्वारा ही रचित, ये एक हम डॉक्टर्स के लिए लिखा है, जिसको हम लोग फॉक्सी एंथम के नाम से गाते हैं। वो गाना सुनाना चाहूँगी आपको। इसका म्यूज़िक जावेद अख्तर जी ने दिया है, और ये ओरिजिनली गाया है अलका याग्निक जी ने। मैं उसको गाना चाहूँगी आपके लिए। बिल्कुल। कहता है ये मन, करना है जतन, और करके दिखाना है। वो दीप के जिसमें ज्योति है, वो सीप के जिसमें मोती है। हर आंधी से, हर तूफान से हमें उसको बचाना है, हमें उसको बचाना है। कहता है ये मन, करना है जतन, कहता है ये मन, करना है जतन।
बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। तो ये संगीत की शिक्षा भी आपने कहीं से ली है क्या विधिवत? ये संगीत की शिक्षा तब तो पढ़ाई में चले गए थे तो रह गई थी। जी, मेरी जी। बिटिया के पैदा होने के बाद मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने एक साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संगीत की शिक्षा ली। अरे वाह! तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर जीवन में शिक्षा ली जा सकती है, जिस भी चीज़ की आप हाँ, वो जानना चाहें। बजाती बहुत अच्छा है क्योंकि हम दोनों एक साथ सीखते थे और मैं गाती हूँ, तो जी। हम दोनों एक साथ ही करते हैं कई जब भी। तरीके के स्टेज परफॉर्मेंसेस भी आप हाँ, देती हैं। तो वो बजाती है और मैं गाती हूँ। विशेष रुचि किस तरीके के संगीत में रखती हैं आप? लाइट म्यूजिक ही है, भजन वगैरह भी? भजन भी गाती जी, हूँ तो थोड़ा कोई बहुत। भजन अगर सुनाना चाहें तो? भजन तो नहीं, मैं एक ये आजकल मेंटल इलनेसेस बहुत हो जी, गई हैं। जी, जी। मेंटल इलनेसेस के लिए मैं आपको एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, स्वागत है मैम। ये एक मूवी थी हम दोनों, हुँ, उसमें साधना और देवानंद जी। देवानंद आर्मी में थे और उनका पूरा पैरालिसिस हो गया था या कुछ इंजरी हो गई थी, तब जी। पैरालाइज हो गए थे। तो उसके ऊपर जब साधना ने ये अभी ना जाओ छोड़ के ऊपर एक लता जी का गाया हुआ मतलब गीत है, जीवन की कठिन परिस्थितियों में हार कैसे ना हार मानने ना के लिए। माने, जी। उसके ऊपर एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है जिसको मैं सुनाना बिल्कुल। चाहूँगी। दुख और सुख के वास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे, खुशी मिले मिले के गम, खुशी मिले मिले के गम, जो होगा बांट लेंगे हम, मुझे तुम आज़माओ तो ज़रा नज़र मिलाओ तो, ज़रा नज़र मिलाओ तो, ये जिस्म दो सही मगर दिलों में फासला नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। यार्निका से कह बहुत रही हूँ सुंदर। मैं। हमारे लिए भी और हमारे मन की भी यही कामना है कि आप अभी हमें छोड़ के ना जाएं। बहुत कुछ आपसे जानना है, बहुत कुछ आपके बारे में जानना है। जैसे जीवन से भरा ये गीत था और जीवन जीने की कला सिखाता हुआ ये गीत था, तो जीवन के लेकर क्या नज़रिया है आपका? किस तरीके से जीवन हमारी नारी को जीना चाहिए? जीवन में देखिए अच्छे और बुरे दिन तो आएंगे ही, बिल्कुल। सबकी लाइफ में दिन रात दोनों रहते हैं, रात के बाद ही दिन आता है। जी। तो कभी भी आपको हारना नहीं चाहिए, इस पल को हमेशा जीना चाहिए। इस पल में जो रहा है वही आपके हाथ में है, ना तो पीछे का और ना आगे का आपके हाथ में। तो इस क्षण को अगर आप जिए तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। जी, यही इस क्षण में संदेश- जिए। इस क्षण में जीना चाहिए। और गम मनाने से तो वैसे गम भी मनाने कुछ से नहीं तो कुछ होता। नहीं होगा, ना पीछे का सोचे ना आगे का, जी। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है संसार में। इसके अलावा क्या शौक रखती हैं संगीत के अलावा? शौक तो बहुत सारे हैं। खाना बनाने का शौक है, जी। डिशेस बनाने का शौक है, जो बच्चों के कारण अभी भी करना पड़ता है। बिल्कुल। बच्चे अगर अच्छा बनाते हैं, मतलब अच्छा खाने के शौकीन हो, तो आप बनाते हो एज अ मदर। दूसरी चीज़ है कुछ हम लोग का जो संस्था है उसमें कंपेयरिंग का शौक है, जी। गाने का तो शौक है ही है, उससे रिलेटेड डांस का शौक है। बहुआयामी प्रतिभा हैं आप अपने मतलब आप हर में। चीज़ का शौक है, वो इस ज़िंदगी में तो शायद ही पूरी हो पाए। नहीं, आपने जितना यहाँ पर अचीव किया है, जितना आपको मिला है, वो प्रेरणा देता है लोगों को, वो नारियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस बहुआयामी प्रतिभा को हमारे सामने लाने के लिए और दर्शकों को अपने बारे में इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आईं। निश्चित तौर पर जिन नारियों ने आज आपको देखा होगा, जाना होगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली होगी उन्हें, और जीवन जीने की कला के साथ साथ आप अपने पेशे में, अपने घर में, अपने परिवार में भी जिस तरीके से अपना पूरा योगदान देती हैं, सर्वस्व अपना देती हैं, उसके लिए आपको नमन है। नारी शक्ति की प्रेरणा डॉक्टर मनीषा खरे जी हमारे साथ थी। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम? निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम आपको प्रेरणा दे के गया होगा, आपके लिए जीवन की नई राहें बता के गया होगा। यही उम्मीद करते हैं। आगे मिलेंगे नारी शक्ति के नए कार्यक्रम में किसी नई शक्ति से आपका परिचय करवाते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।